अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर पार्ट 2 यानी CS 301 का पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर आपको जो है वो मिड टर्म के हवाले से करंटली पेपर जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है वो MCQs के हवाले से डिस्कशन की थी। आज इंशाल्लाह ताला हम जो है वो सेकंड पार्ट के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो है वो देखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने स्टैक के हवाले से पॉइंट याद रखना है कि स्टैक एक LIFO LIFO यानी LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है, क्योंकि आता है डिफाइन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के। आपने डिफाइन करना है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को। तो अगर आपको नहीं भी पता ना स्टैक क्या होता है, आप सिर्फ ये लिखते हैं कि स्टैक बेसिकली इज अ LIFO डेटा स्ट्रक्चर, तो आपको इसमें भी कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो क्यू है, क्यू कहते हैं लाइन को, जो लाइन है डेट इज कॉल्ड FIFO स्ट्रक्चर। FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। फिर बाइनरी ट्री के बारे में है वो इंशाल्लाह आगे जाके आपको डिटेल से तमाम तर बातें जो है वो डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं तो आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं तो क्या कह रहा है आपको, व्हाट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। के कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। तो कंप्लीट बाइनरी का मतलब होता है, बाइनरी का मतलब दो। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए ये शर्त लाजिम है कि हर पेरेंट के दो आगे सब चाइल्ड्स मौजूद होने चाहिए। क्वेश्चन देखें या इसका जवाब देखें। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ ट्री विद द एडिशनल प्रॉपर्टी दैट एवरी नोड मस्ट हैव एग्जैक्टली टू चिल्ड्रंस। कि हर नोड के मस्ट जो है वो टू चिल्ड्रंस होने चाहिए। क्या मतलब है इसका सिंपल मतलब अगर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता दूं तो ओके। तो देखें यहाँ पे जो हमारे पास ट्री होता है ना, इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, यहाँ ये और आगे ये फर्दर इस तरह। ये जो पहला वाला नोड होता है ना, इसको हम कहते हैं पेरेंट नोड। अब पेरेंट के आगे दो बच्चे या दो चाइल्ड होने चाहिए। अगर इसके दो चाइल्ड हैं, फर्ज कर लें इसके भी आगे दो हैं, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। अदरवाइज ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा जब तक इसके दो चाइल्ड नहीं है। फर्ज कर लेते हैं जी यहाँ पे जो इसका खाली एक चाइल्ड है, लेकिन कंप्लीट बाइनरी के लिए शर्त ये थी कि इसके दो चाइल्ड होंगे तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। अदरवाइज खाली ये ट्री है लेकिन ये बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है वो नहीं है। तो ये आपने क्वेश्चन याद रखना है। मैंने आपको जब लेक्चर में बताया था या जो पार्ट 1 बताया था उसके अंदर भी मैंने आपको कहा था कि ट्री के हवाले से आपसे क्वेश्चन जो है ज़्यादा पेपर के अंदर पूछे जा रहे होते हैं। उसके आगे जनाब, हाउ सिंगल लेफ्ट रोटेशन इज परफॉर्म इन एवियल ट्री। एवियल ट्री के अंदर हम कैसे सिंगल जो लेफ्ट रोटेशन है उसको परफॉर्म करते हैं। तो दिस रोटेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द राइट रोटेशन। हमेशा जिस तरह आप लेफ्ट को रोटेट करेंगे ना, उसी तरह से ही आप राइट को रोटेट करेंगे। बशर्त ये कि बस अगर आपको राइट कहा गया आपके पेपर में तो आपने राइट वाली तरफ परफॉर्म करना है। अगर आपको लेफ्ट कहा गया है तो आपने लेफ्ट वाली तरफ जो है वो परफॉर्म करना है। मैं आपको ये भी ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखिए हमारे पास ये नोड है, मैं सिर्फ दो यहाँ जो नोड्स हैं वो तीन तीन बनाऊंगा ताकि आपका जो ड्यूरेशन है वो भी बच सके और आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा जो है वो क्लियर हो सके। अब देखिए मैंने अगर इसको परफॉर्म करना है, मैंने अगर इसको रोटेट करवाना है जी लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, ये वाला लेफ्ट है और ये राइट है। तो इसका मतलब है कि आपने इसको इस फॉर्म में रोटेट करवाना है, ठीक है। तो दिस मीन्स कि आपने इसको इस फॉर्म में रोटेट करवाना है। तो जब आप इसको इस फॉर्म में रोटेट करवाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये जब नीचे आएगा तो इसका आगे फर्दर एक पार्ट बन जाएगा इस तरह से। और ये वाला जो होगा, चूंकि इसने पेरेंट नोड बनना तो ये इसके ऊपर वाली जगह पे चला जाएगा। तो ये लेफ्ट रोटेशन है। लेफ्ट रोटेशन में अगर तीन नोड होंगे तो पोजीशन इस तरह से आ जाएगी। और अगर आपने राइट रोटेशन करवानी है तो राइट में जो शक्ल होगी या जो हमारे पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से बन जाएगा। तो ये दो बेसिक ऑपरेशन है जिसकी मदद से आप इसको डायग्राम में ड्रॉ करके भी बता सकते हैं पेपर के अंदर, और आप लिख भी सकते हैं। और हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये जो थ्योरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ या जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर थ्योरी नज़र आ रही है, आपने एज इट इज़ लिखना है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दें जनाब। अगर हम लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वी हैव टू मूव टू द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमें लेफ्ट से राइट मूव करना पड़ेगा। बस ये आप जवाब लिख देंगे, ये जो डायग्राम आपको भी बना के दिखाइए वो बना देंगे तो इंशाल्लाह आपको नंबर मिल जाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट उनको पता है जी, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, तो आपका वहाँ पे कॉन्सेप्ट चेक करके आपका नंबर आपका एग्जामिनर दे देगा। उसके आगे आपने डिस्क्राइब करना हाइट को और बैलेंस को। हाइट क्या होती है, सॉरी ओके, हाइट होती है जी द बाइनरी ट्री है वो उसके कितने लेवल्स हैं, और लेवल हमेशा याद रहे हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा से ट्री डेटा स्ट्रक्चर को बना के दिखाता हूँ आपको। ये है जी हमारे पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ना पेरेंट नोड, ये लेवल 1 है, ये सॉरी लेवल 0 है, ये लेवल 1 है। आगे कोई होगा तो वो लेवल 2 होगा। तो ये कितने इसके लेवल्स हैं तो वो इसकी हाइट कहलाती है, और इसकी जो मजीद इन्फॉर्मेशन है वो पेज नंबर 209 पर अवेलेबल है। उसके आगे बैलेंस ऑफ नोड के, बैलेंस का क्या मतलब है, बैलेंस का मतलब ये होता है कि द बैलेंस ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ इट्स राइट सब ट्री। ये मैंने ना आपको कल एक MCQs भी करवाया था कि अगर आपने किसी भी नोड का या किसी भी ट्री का बैलेंस मालूम करना है तो आपको लेफ्ट सब ट्री में से क्या करना पड़ेगा, राइट सब ट्री को, कि उसका बैलेंस आ जाए तो हमें माइनस करना पड़ेगा।
इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। तो वो कह रहा है अगर बैलेंस हमें मालूम करना है तो डेफिनेटली हमें लेफ्ट में से राइट सब ट्री को माइनस करना है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, एट अ पर्टिकुलर नोड द डिफरेंस इन हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट एंड राइट सब ट्री गिव्स द बैलेंस ऑफ द नोड। वो कह रहा है कि जो राइट सब ट्री अगर ज़्यादा होगा या लेफ्ट सब ट्री अगर ज़्यादा होगा तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें उनको माइनस करना पड़ेगा और आखिर में जो भी वैल्यू आएगी या जो कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी वो इसका माइनस हो जाएगा। उसके आगे दूसरा पेपर है जी आपका कि व्हाट इज़ द बाइनरी ट्री ब्रीफ। अब देखें आपको ट्री के हवाले से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन शेयर किया था तकरीबन को ये 3 क्वेश्चन आए थे, तो ये 3 क्वेश्चन आपके पहले पेपर के थे जो कि 2011 का था। अब ये पेपर 2 है, ठीक है, मिड टर्म का पेपर 2 है। इसमें आपने बताना है कि बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री दोनों एक ही बात है। बाइनरी ट्री का मतलब ये होता है कि इनके पास फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स है। अच्छा, दोनों एक बात नहीं है, सॉरी, बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री में फ़र्क है, ठीक है, ये एक बात नहीं है, ये मेरे कॉन्सेप्ट आपको बाय मिस्टेक गलत बता दिया। बाइनरी ट्री का मतलब है कि हर जो नोड है उसके 2 आगे चाइल्ड होने चाहिए, लेकिन ये लिमिटेशन नहीं है, यानी कि ये मेरे पास कोई शर्त नहीं है, ठीक है, लिमिट नहीं है आपके पास कि इसके 2 होंगे तो होंगे, हम इसको बाइनरी कहेंगे। हर बाइनरी, ये हर जो नोड है उसके 2 चाइल्ड होने चाहिए तो वो बाइनरी ट्री होगा। लेकिन जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर ये शर्त लाजिम है कि हर पेरेंट के आगे 2 बच्चे या 2 चाइल्ड होने चाहिए या 2 सब नोड्स होने चाहिए, फिर हम उनको कहेंगे दिस इज एक्चुअली द कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर उसके 2 चाइल्ड नहीं होंगे तो फिर हम उससे कहेंगे कि ये बाइनरी ट्री है, लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। दोनों में मेन फ़र्क याद रखिएगा, पेपर में आपसे पिछली दफ़ा पूछा गया था। तो वो कह रहा है कि अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है एलिमेंट्स के और हमने उनको डिसजॉइंट किया हुआ है, डिसजॉइंट से मतलब अगर हमने उनको सेट की फॉर्म में या हमने उसको ट्री की फॉर्म में लिखा हुआ तो वो हमारे पास जो है वो बाइनरी ट्री कहलाएगा। उसके आगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ट्री एंड एवीएल ट्री। आपने बाइनरी ट्री और एवीएल ट्री के अंदर डिफरेंस बताना है। तो एवीएल जो ट्री होता है ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि हम जो है वो ये देखें कि डेटा को स्टोर करना है, सॉर्टिंग करनी है। अगर आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जो है वो एवीएल ट्री का इस्तेमाल करते हैं। एवीएल ट्री इज़ आइडेंटिकल टू बीएसटी। बीएसटी स्टैंड फॉर बाइनरी सर्च ट्री। इसमें फ़र्क देखें तो हाइट जो है लेफ़्ट एंड राइट सब ट्री की मे बी डिफरेंट एट मोस्ट 1। जो हाइट होती है लेफ़्ट और राइट सब ट्री की वो डिफरेंट होती है जी 1 के अंदर, या हाइट ऑफ एम्प्टी जो ट्री है उसकी डिफाइन होती है -1। ये दोनों बातें कर रहा है आपसे किसकी, एवीएल ट्री की। बाइनरी ट्री आपको इसने ऊपर बता दिया कि हर नोड का अगर आगे फर्दर चाइल्ड होंगे तो वो बाइनरी ट्री होगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए शर्त लाजिम है कि हर नोड के आगे 2 फर्दर जो है वो चाइल्ड्स होने चाहिए। और एवीएल ट्री के अंदर हम जो है वो 3 बातों के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है लेवल का वो या तो 1 हो या 0 हो या -1 हो। अगर ये -2 होगा तो वो फिर बाद में एवीएल ट्री नहीं होगा। तो ये 3 नंबर्स अगर आएंगे तो आपने याद रखना कि ये शर्त है जी एवीएल ट्री की। तीनों डेटा स्ट्रक्चर ट्री के हवाले से हैं जो कि फर्दर आगे सब डिवाइडेड है। उसके आगे वाई क्यू इज़ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों जो क्यू है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो जनाब जो क्यू है इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। देखें क्या है, ये लाइन है ना। अब जो बंदा, फर्ज कर लीजिए यहाँ पर जो बंदा पहले आएगा वो पहले काम करेगा, उसके बाद जो आएगा वो उसके पीछे खड़ा हो जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो इसके पीछे खड़ा होगा, और जो आखिर में आएगा वो डेफिनेटली आखिर में खड़ा होगा। तो ये देखें ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। अब ये क्यों लीनियर स्ट्रक्चर है, क्योंकि डेफिनेटली ये फीफो स्ट्रक्चर, हाँ ये फीफो स्ट्रक्चर है। ये स्टैक के बारे में आपको बता रहा है। जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है ये फीफो है। फीफो स्टैंड फॉर, इसने आपको बताया नहीं है, ये आगे बता रहा है आपको। इसका मतलब है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले ये वाला बंदा आया था। अब इसने क्या किया, ये आया तो इसने अपना काम करवाया आगे वाले से और वहाँ से आउट कर गया, बाहर आ गया। उसके आगे ये वाला बंदा आगे गया, आगे जाएगा, वो काम करवाएगा, उसके बाद ये भी बाहर आ जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो ये फीफो है, ठीक है। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर इसीलिए लीनियर है क्योंकि ये FIFO स्ट्रक्चर है। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जबकि आपको मजीद बता रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो स्टैक है दैट इज कॉल्ड LIFO, LIFO यानी लास्ट इन और फर्स्ट आउट। हाउ कैन वी डिलीट अ नोड। आप कैसे डिलीट कर सकते हैं नोड को विद 2 चाइल्ड्स इन अ बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में से अगर आपने किसी भी चाइल्ड को डिलीट करना है राइट सब ट्री से तो आप कैसे डिलीट करेंगे। तो द नोड टू बी डिलीटेड, अगर हमने किसी भी नोड को डिलीट करना है, अगर हमने किसी भी नोड को डिलीट करना है तो उसको करने का तरीका क्या होता है कि हम बाईपास करते हैं नोड को। बाईपास से मुराद ये है कि इस सच अवे यानी इस तरह से बाईपास किया जाता है डैट वी फाइंड द इन ऑर्डर सक्सेसर। इन ऑर्डर का मतलब होता है कि अरेंज वाइज, इस तरह 1 है ना, 1 2 3 और ये आगे सॉर्टिंग फॉर्म में चल रहा है, फर्स्ट कर लें 10 तक,
तो ये इन ऑर्डर है, ठीक है। इन ऑर्डर के अंदर हम इसको इस तरह से बाईपास करते हैं कि जो हमारा नोड होता है वो डिलीट हो जाता है और उसके बाद हम उसका सक्सेसर लिख देते हैं और द नोड जो है वो डिलीट। मैं आपको ये प्रैक्टिकल काम करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से डायग्राम के थ्रू समझाया जा सके। देखिए फर्स्ट कर लेंगे हमारे पास जो है वो ट्री है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ मैं सिर्फ 3 ही बार बार बना रहा हूँ। 3 बार बार बनाने का मकसद भी है कि आपका टाइम भी बच जाए और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल 4, और आपको पता है ना कि 4 से जो लेफ्ट वाला नंबर होगा वो उससे छोटा होगा। नहीं पता तो याद रखें, अगर आपने 4, ये आपका पेरेंट नोड है, अगर पेरेंट से वैल्यू बड़ी है चाइल्ड की तो वो राइट वाली तरफ आएगी और अगर लेफ्ट छोटी है तो वो लेफ्ट वाली तरफ आएगी। फर्स्ट कर लें यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो देखिए ये सॉर्टिंग फॉर्म में है। अब मैंने क्या करना है, मैंने किसी भी नोड को डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 3 को डिलीट करना चाह रहा हूँ। वैसे प्रोग्राम के हवाले से पेपर में आपको नहीं आएगा, हमेशा आपकी थ्योरी पेपर में ज़्यादा आएगी, प्रोग्राम पेपर में CS 301 के अंदर कभी भी नहीं आता। अगर आपने इसको 3 करना है ना तो सिर्फ आपने डायग्राम बना के दिखानी है, तो आप इस 3 को बस कैंसिल कर दें इस तरह, जिस तरह मैं करके दिखा रहा हूँ। पीछे जो वैल्यू आपके पास बच गई 4 और 5 वो आपने एज इट इज़ लिख देनी है। यानी आप क्वेश्चन से वैल्यू को उठाएंगे, कॉपी करेंगे और ये वाला काम जिस तरह मैंने मिटा दिया, ये आपने मिटा देना और आपके पास का जवाब बन जाएगा। वहाँ पे आपको तकरीबन कुछ 4-5 नोड अवेलेबल होंगे। मैंने सिर्फ आपको 2-3 इसलिए बना के दिखाए हैं ताकि इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको प्रॉपर ट्री डेटा स्ट्रक्चर बना के भी दिखा दूंगा कि कैसे हमने ट्री डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है पेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि अगर हमने किसी भी नोड को डिलीट करना है तो नोड को डिलीट करने का तरीका ये है कि हम इंसर्शन या इन ऑर्डर के मुताबिक अपने नोड को डिलीट करते हैं। उसके आगे जनाब कांस्टेंट कीवर्ड क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल और डेंगलिंग रेफरेंस। ओवरऑल चीज़ें हमने CS 201 के अंदर पढ़ी हुई हैं, रिपीट कर रहा है। जो कांस्टेंट कीवर्ड होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि हमारी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। इतनी सी बात लिखते हैं आपको नंबर मिल जाएंगे। कांस्टेंट कीवर्ड मींस कि वी हैव टू नॉट चेंज वैल्यू इन एनी पॉइंट एट एवरी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर किसी भी जगह पर आप अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते अगर आपने CONST कांस्टेंट वर्ड लिखा हुआ है तो। उसके आगे रेफरेंस वेरिएबल, जहाँ पर भी ये वर्ड रेफरेंस आएगा वहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि वहाँ पर हम एंड का साइन इस्तेमाल करेंगे या एंड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। और रेफरेंस वेरिएबल से एक और बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम कहते हैं ना ये रेफरेंस है, दिस मीन्स कि आपने एड्रेस, जिस तरह मैं अपने घर का अगर एड्रेस आपको बता दूं तो इसी तरह से पॉइंटर क्या होता है, ये खास किस्म का एक वेरिएबल होता है जो आपको ये बता देता है कि पॉइंटर मेमोरी के किस हिस्से में जाके पड़ा हुआ है। तो जिस हिस्से में पॉइंटर पड़ा होगा वो आपको अपना एड्रेस दे देगा और आप जाके उसको इजीली एक्सेस कर लेंगे। और डेंगलिंग रेफरेंस क्या होता है जी, द पॉइंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो पॉइंटर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, व्हेन ऑब्जेक्ट हैज ऑलरेडी बीन डीअलोकेटेड और रिलीज इज कॉल्ड डेंगलिंग पॉइंटर। वो कह रहा है कि अगर आप ऑलरेडी पॉइंटर को डी अलाउड कर देते हैं या रिलीज कर देते हैं और उसके बावजूद वो डी अलाउ या रिलीज नहीं होता तो वहाँ पर हमें मसला आता है जी डेंगलिंग रेफरेंस का और हमारी मेमोरी वेस्ट हो जाती है। और ये बात भी याद रहे कि मेमोरी वेस्ट जब होगी तो हमारे कंप्यूटर को अच्छा खासा नुकसान जो है वो हो जाता है। ये आपका दूसरा पेपर भी यहाँ पे जो है वो क्लियर हो चुका है। ओके जी, तीसरा पेपर देखिए, CS 301 करंटली पेपर आपका तीसरा है और इसमें भी आपका बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। व्हाट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री, दिस मींस कि दिस इज समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए ये शर्त लाजिम है कि मेरे पास हर पेरेंट के 2 आगे सब चाइल्ड होंगे तो मैं कहूँगा यस दिस इज द कंप्लीट बाइनरी ट्री, और अगर नहीं होंगे तो मैं कहूँगा ये बाइनरी ट्री है बट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। उसके आगे हाउ सिंगल लेफ्ट रोटेशन इज परफॉर्म्ड इन AVL ट्री, मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया कि अगर आपने सिंगल लेफ्ट रोटेशन को परफॉर्म करना है तो आप कैसे करेंगे, ये रिपीटेड है। इसको बस आपने वीडियो में स्टार्ट करके दोबारा देख लेना है तो इंशाल्लाह आपको तमाम तरह कॉन्सेप्ट की मजीद अच्छी तरह से जो है वो समझ आ जाएगी। उसके आगे हाइट ऑफ द ट्री क्या होती है और बैलेंस क्या होता है, ये भी रिपीटेड है, इसको भी आपने एज इट इज जो है वो देख लेना है। जो क्वेश्चन रिपीट है मैं आपको बार बार नहीं करवा रहा और आखिर में मैं इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीडियो या एट द एंड ऑफ द क्लास में आपको इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा पेंट के अंदर दिखाऊंगा कि पेंट में आपने कैसे वर्क करना है और आपने पेपर को कैसे सोल्व करना है। उसके आगे जनाब बाइनरी ट्री क्या होता है, ये भी आपका रिपीट है, सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। आप वीडियो को स्टार्ट करके दोबारा देख लीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह तमाम तरह कॉन्सेप्ट की मजीद अच्छी तरह से मजीद जो है वो डिक्लेरेशन और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके आगे जनाब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेंथ मेथड इन द क्यू, लेंथ का क्या फंक्शन होता है, तो लेंथ का फंक्शन ये होता है कि मुझे देखना है कि अगर मेरी क्यू डेटा स्ट्रक्चर है तो क्यू के अंदर कितनी लेंथ है। जिस तरह ये लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ की तो मुझे इस लेंथ को देखना है। लेंथ हम कैसे देखते हैं, फर्स्ट कह लें ये पहला बंदा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो मैं देख लूँ मेरी लाइन कितनी लंबी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस जो पर्सनस हैं इनकी जो भी क्वांटिटी होगी उसके मुताबिक देखूँगा। जिस तरह 1 2 3 4 तो मेरी इस लेंथ क्या है, यहाँ पे 4 है। इस तरह आगे दूसरी लाइन आप ड्रॉ कर लें और यहाँ पे हम फर्ज कर लें कि यहाँ पे जो पर्सन है वो 1 2 और 3। अब देखें इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है।
तो वो यही बात आपको कह रहा है कि फंक्शन ये क्यू मेथड के अंदर जो सिंगल एलिमेंट होता है ना, सिंगल एलिमेंट से ये वाला एलिमेंट, इसकी मदद से हम जो है वो किसी भी लेंथ को या किसी भी क्यू को देखते हैं। दिस मेथड रिटर्न द साइज ऑफ द क्यू, ये आपको जो साइज होता है क्यू का वो बताता है। इसी के साथ साथ ही आपको एलिमेंट्स के बारे में बताता है कितने एलिमेंट्स हैं। इट इज़ नॉट द साइज ऑफ द अरे, ये बात याद रहे कि ये अरे नहीं है, क्योंकि अरे इज़ बेसिकली डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर। अरे डेटा स्ट्रक्चर तो है लेकिन वो डिफरेंट है, जबकि जो लेंथ है ये जो क्यू है सॉरी, ये डेटा स्ट्रक्चर है, ये भी डिफरेंट है। इसी तरह जिस तरह स्टैक डिफरेंट है, ट्री डिफरेंट है, इस तरह क्यू भी डिफरेंट है। तो अगर आपने किसी भी क्यू की लेंथ मालूम करनी है तो आपको उसके एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं। ये नहीं देखना कि आपने कितनी लंबी लाइन है, क्योंकि लाइन कौन बनाएगा, लाइन तो उसके एलिमेंट बनाएंगे ना। जिस तरह आपको आपके लेक्चरार ने बुक के अंदर एग्जाम्पल दी है कि अगर आप बैंक में जाएंगे तो बैंक में जाने के बाद आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे खड़े होते हैं। जब आप वहाँ पे खड़े होंगे तो डेफिनेटली अगर बैंक में है ही कोई नहीं, यानी मैं अगर आपको सिर्फ एक सिंपल लाइन लगा दूँ तो बस उस लाइन पे तो कोई खड़ा ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या लेंथ होगी। हम सिंपल क्यू के लिए क्यू की लेंथ मालूम नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है वो वहाँ पे मौजूद एलिमेंट्स की लेंथ को मालूम करेंगे। उसके आगे एक्सप्लेन द टू केसेस, आपने दो केसेस को एक्सप्लेन करना है इन विच वी अप्लाई डबल रोटेशन इन एन एवियल ट्री। थोड़ा सा मॉडर्न की तरफ हम जा रहे हैं कि डबल रोटेशन अगर हमने परफॉर्म करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए दो केसेस हैं, ये दोनों याद करने इंपॉर्टेंट है। सम टाइम अक्सर का सिंगल रोटेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं होती, यानी सफिशिएंट काफ़ी नहीं होती हमारा अगर अनबैलेंस ट्री है ना। और अनबैलेंस ट्री मैंने आपको पहले बताया, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो एवियल ट्री है इसके लिए शर्त है कि या तो डिस्टेंस 1 हो या 0 हो या -1 हो। अगर फर्स्ट कर लें जी मेरा जो डिस्टेंस है वो आ गया -3 का। अब देखिए दो दफ़ा फ़र्क पड़ गया यहाँ पे, यानी दो चीज़ों का, किसका, एक -2 का और एक -1 का। दिस मीन्स कि मुझे डबल रोटेशन करनी है। अब जब डबल रोटेशन मैं करूँगा तो क्या होगा, इसके लिए इंसर्ट करना पड़ेगा पहले मुझे राइट फिर लेफ़्ट, और अगर मैं पहले लेफ़्ट करूँगा तो फिर मुझे राइट करना पड़ेगा। तो ये दोनों बातें एज इट इज़ याद कर लें, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, इसको आपने एज इट इज़ इन केसेस को याद करना है, क्योंकि ये केसेस वो हैं जो कि डेवलपर ने ऑलरेडी आपके लिए पहले से क्रिएट कर दिए हैं। उसके आगे हाउ कैन वी परफॉर्म लेवल ऑर्डर ट्रांवर्सल ऑन अ ट्री। अगर आपने कोई लेवल ऑर्डर मालूम करना है किसी भी ट्री पर तो उसके लिए क्या होगा, वी कैन प्रिंट अ बाइनरी ट्री, हम प्रिंट करेंगे बाइनरी ट्री का। यानी लेवल अगर आप कैसे मालूम कर सकते हैं, मैं आपको ये ड्रॉ करके चलें बताया तो MS वर्ड के अंदर। तो पेंट में चलते हैं, पेंट में मैंने आपके लिए ट्री जो है वो ड्रॉ कर लिया। आपने लेवल मालूम करने हैं। लेवल मालूम करने का तरीका क्या होता है, लाइन लगाना है आपने, लाइन लगानी है आपने, और लाइन ये देखें ये वाला जो है ना ये मेरे पास लेवल 0 है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँ, ये लेवल 0 है, ये वाला जो है ये लेवल 1 है, और ये आखिरी जो लेवल है ये हमारे पास लेवल 2 है। अब आप यहाँ पे सिंपल राइट कर दें कि ये 0 लेवल है, 0 और L लेवल। मैं आपको पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, पेपर में भी आपने इसको पूरा ही लिखना है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो 1 लेवल है, 1 लेवल। सिमिलरली ये 2 लेवल्स हैं। अगर अब आपसे पूछा जाए ना कि ये कितने लेवल्स का ट्री है, अगर आपको इस तरह अमूमन इससे बड़ा आपको ट्री पेपर में नहीं आता, अगर आपसे पूछा जाए तो आपने लाइंस ड्रॉ नहीं करनी, सिर्फ लाइंस ड्रॉ मैंने आपको समझाने के लिए की हुई हैं। तो ये इसके लेवल्स हैं, ठीक है, आपने सिर्फ बताना है इसके लेवल्स हैं। अब ये एक बात यहाँ पे याद रखें, ये जो पहला वाला ना इसको हम कहते हैं रूट नोड, ROOT रूट, और NODE नोड। ये जो नोड है इसका मतलब ये है कि ये पेरेंट नोड है, या तो हम इसको रूट नोड कहेंगे या हम इसको पेरेंट नोड कहेंगे, ठीक है। उसके आगे ये जो है ना ये इसके सब चाइल्ड्स हैं, और आखिर वाले जो नोड्स होते हैं ना इसको हम कहते हैं लीफ नोड्स, LEAF लीफ, और नोड्स NODES। लीफ नोड्स का मतलब ये होता है, बस मैं लीफ लिख रहा हूँ बाद में आपका वो आगे चला जाता है। तो लीफ नोड्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी नोड को रिमूव करना है ना, सबसे ज़्यादा आसान तरीका क्या है, अगर आपने सबसे ज़्यादा आसान तरीका रिमूव करने का पूछा जाए आपसे पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो आसान तरीका है वो हम लीफ नोड्स को बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखें, आपने सिंपल इसको सेलेक्ट करना है पेरेंट में, इस पे पेंट पे जाके सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे डेटा इस तरह से आएगा। आप सिंपल इसको सेलेक्ट करें और आखिर में डिलीट का साइन दबाएंगे तो ये ऑलरेडी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जाकर जो है बड़ी आसानी से रिमूव आउट भी कर सकते हैं। तो ये आपको ABC के बारे से एग्जाम्पल दे रहा है, आपको बस मैंने तरीका बता दिया, इस तरीके को एक्सप्लेन करते हैं अपनी वर्डिंग में, तो इंशाल्लाह आपका नंबर जो है वो दे दिए जाएंगे। इसके अलावा ना जहाँ जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ना ये क्यू और ये इसके बारे में, तो क्यू आपको बार बार यहाँ पे बताने का मकसद भी ये है कि क्यू बेसिकली इज़ द फीफो स्ट्रक्चर, जबकि स्टैक जो है वो लीफो स्ट्रक्चर है। उसके आगे हाउ कैन द डेंगलिंग रेफरेंस प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड, हम कैसे डेंगलिंग जो रेफरेंस जो प्रॉब्लम है इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इससे अवॉइड करने के लिए हमें लोकल वेरिएबल को जो है वो रखना पड़ता है। लोकल वेरिएबल हमें बता देता है कि आपका वेरिएबल मेमोरी से जो आपने डिलीट किया था वो हो चुका है या नहीं हुआ। अगर हमें मैसेज आ जाए ना कि जो हम वेरिएबल
डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट हो चुका है, तो बड़ी आसानी हो जाती है हमारे लिए। और अगर हम कहें जी वो वेरिएबल हमें कोई मैसेज ही ना आए, हमें पता ही नहीं होगा, तो दिस मीन्स कि हम वहाँ पे जो है वो सस्पेक्टेड रहेंगे, शक व शुबात में रहेंगे कि पता नहीं हमारा जो वेरिएबल है वो डिलीट हुआ भी है, या जो हमने डीएलोकेट किया था मेमोरी को, मेमोरी से रिमूव हुआ भी है या नहीं रिमूव हुआ है। नाउ हम जो है वो क्वेश्चन या मिड का जो पेपर है वो 4 देखते हैं। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको एज इट इज बस आपने याद कर लेना है। ये जो तमाम तरह क्वेश्चन है मैंने आपको छुड़वा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नहीं छुड़वाने से बना तो मैंने आपको करवा दिए हैं, रिपीट हो रहे हैं, मैं दोबारा आपको ये नहीं करवाऊंगा। उसके आगे जनाब, हाउ एवीएल इज डिफरेंट फ्रॉम अ बाइनरी सर्च ट्री, कैसे एवीएल जो ट्री है ये डिफरेंट है बाइनरी सर्च ट्री से। तो बाइनरी ट्री क्या होता है, ये ऐसा ट्री है जिसके लिए कोई शर्त शुबात लाजिम नहीं है कि कोई एटलीस्ट 2 नोड्स हो, यानी इसमें कोई शक नहीं है या इसमें कोई मुझे लिमिट नहीं मिलती कि होने ही चाहिए, मस्ट है। हाँ ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि हाँ भी हर जो नोड है उसके अंदर या हर ट्री के या हर पेरेंट के आगे फर्दर 2 चाइल्ड होने चाहिए। ठीक है, बाइनरी है ना, तो बाइनरी का मतलब आपको खुद समझ आ जाना चाहिए कि हाँ भी 2 चाइल्ड होने चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि 2 ही हों, ठीक है, एक भी हो सकता है। तो अब उसके आगे देखें, जो एवियल ट्री है ना, ये ऐसा ट्री है जिसके अंदर डिफरेंस होता है लेवल का, 1 का या 0 का या -1 का। अगर ये डिफरेंस आपको मिलेगा तो आपने वहाँ पे याद रखना है कि जनाब ये एवियल ट्री है। और एवियल ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, या एवियल ट्री को बनाने का मकसद ये है कि हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि हमारा डेटा सॉर्टिंग फॉर्म में भी है या नहीं है, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो अब आपने अगर देखना ना कि सॉर्टिंग फॉर्म में है, तो आप वहाँ पर एवियल ट्री का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू द concept of this paper, in avial tree the heights of two subchild of any node may be differ at least 1। एवियल ट्री के अंदर हमारे पास जो भी डिफरेंट होता है सब ट्री के अंदर, या जो भी डिफरेंट होता है नंबर्स का, वो एक दफ़ा 1 होगा, 0 होगा या -1 होगा। देयरफॉर इसलिए कहा इट इज़ एन हाइट बैलेंस्ड, इसलिए जो एवियल ट्री है इसको हाइट बैलेंस ट्री का नाम भी देते हैं। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट आपके यहाँ तक होपफुली क्लियर हो चुका होगा। उसके आगे व्हाट the maximum number of comparisons we have to perform during insertion in BST। BST stand for binary search tree। वो कह रहा है क्या मैक्सिमम है नंबर ऑफ कंपैरिजंस वी हैव टू परफॉर्म ड्यूरिंग इंसर्शन, के हम जब इंसर्ट करते हैं डेटा को तो हमारे पास कितने जो मैक्सिमम कंपैरिजंस है वो आ सकते हैं। तो मैक्सिमम कंपैरिजंस को मालूम करने के लिए हमारे पास सिंपल एक फार्मूला है, समझाने वाला, इसमें कोई काम नहीं है, आपने इस फार्मूले को याद रखना है। ये आपसे MCQs में बहुत दफ़ा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपने मैक्सिमम कंपैरिजन की बात करनी ना, किसके अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, BST के अंदर सिर्फ ये फार्मूला होगा, इसके अलावा किसी ट्री की फर्दर जो टाइप है उसके अंदर फार्मूला वैलिड नहीं होगा। D = log 2 n+1 -1, इसी फार्मूले से आपने बस इजीली जो है वो अपना तमाम तरह कॉन्सेप्ट, अपना तमाम तरह जो भी डेटा है उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ द ट्री, अगर ट्री जो है वो कंप्लीट बाइनरी है और नियर टू कंप्लीट है, तो आप वहाँ पे log 2 n का जो कंपैरिजन है या जो log 2 n का फार्मूला है वो लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पेपर है उसको देखते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन कॉल स्टैक गिव शॉर्ट आंसर, वो कह रहा है कि कॉल स्टैक का क्या फंक्शन होता है। तो स्टैक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब आप आगे जाके डेवलपर बनेंगे, आगे जाके मजीद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे, जिसमें पाइथन है, डेव C++ है, मजीद आगे जाके आप जो है वो HTML कोड के वाले से अगर आप अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे कि क्या इसकी फंक्शनैलिटी है कॉल स्टैक, यानी स्टैक फंक्शन की। स्टैक बेसिकली जो है ये एक डेटा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हम अपने फंक्शन को आर्गुमेंट्स की फॉर्म में पास करते हैं और हम उससे रिटर्न करवाते हैं, रिसीव करते हैं रिटर्न वैल्यूज़ को। याद रहे जो कॉल स्टैक है इज़ आल्सो फॉर लोकल वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल्स के लिए है। और ये भी आपने याद रखना है कि ये जो है वो जो स्टैक, खाली जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है वो लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है। उसके आगे इस तरह के क्वेश्चन बहुत दफ़ा आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, आपको ट्री ऑलरेडी बनाया दिया होता है और आपने ना इसकी इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर फॉर्म लिखनी होती है, स्पेशली इन ऑर्डर ही आती है। देखें हेयर इज़ अ स्मॉल बाइनरी ट्री, ये स्मॉल बाइनरी ट्री है। आपने ना इसकी क्या करना है, आपने पोस्ट ऑर्डर लिखना है और आपने लेवल ऑर्डर लिखना है। अपना ये देखो, ये आपको बता रहा है L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट और N फॉर नोड। अब मैं आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस यहाँ पे बताऊँगा, थोड़ा सा इसको जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको ट्री के हवाले से पहले तमाम तरह गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड की जा सकें। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपको N नज़र आ रहा है ना, उसने आपको 3 बातें की हैं, लेफ़्ट यानी L, R और N। ये जो N है ना, ये बेसिकली नोड है और इसका मतलब है ये वाला, इसको हम कहेंगे नोड या पेरेंट नोड। ठीक है जी, अब हम उसके बाद कहते हैं लेफ़्ट और राइट, यानी आप ये लेफ़्ट राइट है, ये वाली लेफ़्ट है हमारे पास और ये वाली जो है वो राइट है। आपने क्या करना है, आपने पहले लेफ़्ट लिखना है, फिर आपने राइट लिखना है और फिर आपने नोड लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मजीद जो है वो एक दफ़ा आसान करके बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, पहले पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट का मतलब क्या है कि बाद में
अब पहले आपने लिखना जी लेफ्ट का, तो सबसे बाद में क्या है, सी है, आप यहाँ पे सी लिख देंगे। देखें पहले सी है ना, तो आप यहाँ पे सी लिखेंगे, फिर क्या है डी है, फिर आप डी लिखेंगे, फिर बी है, फिर आप बी लिखेंगे। उसके बाद उसने क्या है पहले लेफ्ट, फिर उसके बाद देखें राइट आर। अब आपने ये वाले नोट पे नहीं जाना। अमूमन तो हमने अगर इसने ना हमें दिया होता, यानी हम अगर हमारे पास कोई शर्त ना होती लेफ्ट राइट और एन की, तो हमने क्या करना था, फिर हमने इसके बाद इस ए को लिखना था। लेकिन अब हमें उसने शर्त दे दी कि लेफ्ट राइट और फिर एन यानी नोड। तो अब हम यहाँ पे राइट पे मूव करेंगे तो एच है, फिर एच के बाद एफ है, फिर एफ के बाद आई है, आई के बाद जी है, फिर ई है, ठीक है, उसके बाद ए है। तो ये हमारे पास पहले वाले का जवाब हो जाएगा। सिंपली लिखेंगे तो आपको आंसर नंबर मिल जाएंगे। फिर आपने लेवल ऑर्डर्स लिखने हैं। लेवल ऑर्डर से मुराद क्या है कि आपने इन ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। इन ऑर्डर क्या होगा, ए बी, उसके बाद ई, उसके बाद डी, उसके बाद जी, उसके बाद सी, फिर उसके बाद जो है वो एफ आई और एच। यानी लेवल ऑर्डर में आप अरेंज वाइज चलेंगे, यानी इस तरह चलेंगे लेवल इस तरह से। आपको भी मैंने पीछे लेवल बनाना सिखाए थे ना, तो लेवल ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है और ये 3 लेवल है और आखिर वाला जो है ये 4 लेवल है। तो आप लेवल वाइज चलेंगे। लेवल का मतलब कि पहले 0, फिर 1 और फिर 2 और फिर 3। और ये बात याद रहे कि जब हम ये लिखते हैं ना, तो हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं ऐसे, यानी लेफ्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ्ट। अभी मैंने आपको बताया ना, जिस तरह ए, आपने ये नहीं किया कि ए के बाद आपने ये ई लिखा, ई और बी, आपने ए फिर बी ई, ठीक है, फिर उसके बाद डी और उसके बाद जो भी नंबर जी है। तो ये आप इस तरह लिखेंगे लेफ्ट टू राइट। तो ये आपका मेन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत दफ़ा आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अब आपका कॉन्सेप्ट आगे जिस तरह ये आपको राइट लेफ्ट राइट और नोट दे रहा है, हो सकता है आपके पेपर में यही एज इट इज़ रिपीट हो जाए, या हो सकता है पेपर में आपके राइट लेफ्ट और फिर नोड आए, या ये भी हो सकता है कि नोड लेफ्ट और राइट आए। बस आपने इसी कॉन्सेप्ट को, जैसे मैंने आपको करवाया है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको इंशाल्लाह आगे जाके बहुत सारा फ़ायदा जो है वो दे देगा। उसके आगे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री की एप्लीकेशंस के बारे में आपने बताना है। तो बाइनरी ट्री का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हमने रैपिडली स्ट्रॉन्ग जो सॉर्टेड डेटा होता है, अगर हमने उसको लिखना है या हमने रिट्राइव करना है स्टोरिंग डेटा को, यानी हम वहाँ पे बाइनरी ट्री का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा को डेटा, जब बहुत ज़्यादा डेटा में से मैंने अगर किसी भी डेटा को सर्च करना है तो मैं वहाँ पे बाइनरी ट्री का इस्तेमाल जो है वो करूँगा। उसके आगे ये आपको स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपको फंक्शनैलिटी मज़ीद ज़्यादा मिल जाती है कि आपने कैसे अपने सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना है। आपने बेसिक क्यू के ऑपरेशंस बताने हैं जी। बेसिक क्यू के ऑपरेशन क्या होते हैं, इन क्यू, डी क्यू, फ्रंट और इज एम्प्टी। ये याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्यू का मतलब होता है कि आपने रियर वाली साइड पे, रियर का मतलब होता है बैक से, आपने क्या करना है, आपने किसी भी एलिमेंट को इन क्यू करना है, आपने डालना है। अगर आप जिस तरह लाइन है ना, फर्ज कर लेते हैं, मैं लाइन बना के दिखा रहा हूँ आपको। फर्ज कर लीजिए आप, मैंने ये मेरे पास जो है वो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, खाली 2 एलिमेंट्स हैं, कोई तीसरा बंदा आता है तो वो इनके पीछे खड़ा होगा ना, आगे तो नहीं होगा, तो वो पीछे वाला खड़ा हो जाएगा। तो ये जो आपने पीछे वाला किया, ये वाला कॉन्सेप्ट है जी इन क्यू का, ठीक है, इन ई फॉर इन और क्यू फॉर क्यू। अच्छा, उसके आगे जो डी क्यू है, डी क्यू का मतलब है ये पहले वाले का काम कंप्लीट हो गया, इसको रिमूव करना है। अगर इसको रिमूव करना है तो मुझे वहाँ पे डी क्यू का ऑपरेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हम ये फ्रंट वाली साइड से करेंगे, आखिर वाली साइड से नहीं करेंगे। फ्रंट, उसके आगे फ्रंट का मतलब है कि आपने किसी भी एलिमेंट को अगर फ्रंट से रिमूव करना है तो आप वहाँ पे फ्रंट को जो है वो प्योरिटी दे देते हैं। और इज़ एम्प्टी, अगर आपने सारी एम्प्टी या सारी इसको खाली करना है, फ़र्ज़ कर लें कि हम सारे यहाँ इस लाइन में खड़े हुए हैं, अब कोई तीसरा चौथा बंदा आता है और वो हम सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लाइक वो कोई बिजनेसमैन है या बहुत बड़ा कोई आदमी है, तो वो क्या करेगा, वो आपको कहेंगे जनाब पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, बैंक खाली कर दें, बैंक खाली कर दें। कोई पावरफुल बंदा आ रहा है या कोई सिक्योरिटी वाला बंदा आ रहा है या कोई वज़ीर आज़म आ रहा है, हमें वहाँ पर उनकी शर्त शराइत माननी पड़ेंगी। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम तमाम तर क्यू को एम्प्टी कर देंगे, खाली कर देंगे। तो वहाँ पर हमें क्यू में जो है, अगर हमने इसको इस तरह से परफॉर्म करना है तो वहाँ पर हमें इज़ एम्प्टी का ऑपरेशन अपने कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके आगे जनाब आपको बता रहा है कि आपने बेनिफिट्स बताने हैं किसके, स्टैक के। तो स्टैक के बेनिफिट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर स्टैक एक लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है, और ये हमें सबसे पहले तो ये बेनिफिट देता है कि हम ये एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, किसी भी एलिमेंट को आप जब वो लीफो स्ट्रक्चर के मुताबिक बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये 2 फंडामेंटल ऑपरेशन देता है, पुश और पॉप के। जिस तरह भी आपको ऊपर ऑपरेशन बताया ना इसके क्यू के, इस तरह हमसे पेपर में ये भी आ सकते हैं। बेसिकली इसके 3 एलिमेंट है, पुश पॉप और टॉप, लेकिन आपको इसने 2 बताए हुए, मैंने आपको तीनों बता दी, याद रखिएगा। पुश और पॉप बेसिकली वो एलिमेंट्स हैं जिसके में अगर आपने किसी भी स्टैक में वैल्यू को ऐड करना है तो आप वहाँ पे पुश का जो फंक्शन है उसको इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना है तो वहाँ पर आप जो है वो पॉप का फंक्शन या पॉप का साइन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके आगे आपको क्या बता रहा है जी, उसके आगे आपको बता रहा है कि आपने वाई लिस्ट वेस्ट लेस मेमोरी एज कम्पेयर टू अरे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो लिस्ट है ना वो आपकी मेमोरी को कैसे कम वेस्ट करती है, कंपेयर करें अगर इसको अरे के साथ। तो
अब जो लिंक लिस्ट होती है ना, डू नॉट नीड उसे कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। जो लिंक लिस्ट है उसको नीड नहीं होती कंटिन्यू ब्लॉक्स की, यानी कि हमारे पास जो भी डेटा होता है ना, अगर हमने उसको लिस्ट में लिखना है तो हमारी मर्जी के मुताबिक है। मर्जी के मुताबिक ऐसे है कि हाँ भी ठीक है, अगर 10-12 अगर लोग हैं या 10-12 स्टूडेंट्स हैं जिनका डेटा एंटर करना है, तो वहाँ पे जैसे जैसे डेटा आ रहा होगा वैसे वैसे वो मेमोरी को कंज्यूम कर रहा होगा। अब जो अरे है ना, इसके अंदर हमें सिंटैक्स के मुताबिक लिखना पड़ता है कि हमें 100 ब्लॉक्स का डेटा चाहिए, 100 ब्लॉक्स की मेमोरी चाहिए, 1000 की चाहिए, 200 की चाहिए, 500 की चाहिए। तो हमें वहाँ पे अरे को डिक्लेयर करना पड़ता है, जबकि लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा कोई भी काम जो है वो अवेलेबल नहीं होता या कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जो लिंक लिस्ट है इसकी स्टोरेज जो है वो डज नॉट बी पैरालाइज्ड अगेन ड्यू टू अरेज नीडिंग कंटिन्यूअस मेमोरी। नहीं, वही बात आपको बता रहा है दूसरे पॉइंट में भी। तीसरे पॉइंट में देखें, इंसर्टिंग और रिमूविंग एन एलिमेंट इनटू लिंक लिस्ट रिक्वायर्स अ डेटा अपडेट। यानी कि अगर आप अपना डेटा अपडेट करते हैं ना, जिस तरह से फर्स्ट कर लेते कि 10 स्टूडेंट्स मेरे पास जो है वो रेगुलर क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन CS301 की, ठीक है। अब क्या होगा, अब 10 में से फर्ज कर लें कि 2 स्टूडेंट्स ने लीव कर दिया। अब जब वो 2 लीव करेंगे ना, तो उनकी मेमोरी ऑटोमेटिकली खाली होकर कंप्यूटर वापस अपने पास जो है वो हीप के अंदर गेट करवा देगा। लेकिन जो अरे है, मुझे अरे के अंदर इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती। अरे के अंदर हमें वहाँ पे खुद अपडेट करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें खुद जो है वो बाय यूजिंग डिलीट फंक्शन उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अदरवाइज जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे या अगर हम उसको जो है वो डी रेफरेंस का साइन या वहाँ पर हम जो है वो हम कहते हैं ना जिस तरह कंस्ट्रक्टर है, अगर हम उसको डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास इस तरह की कोई भी फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिकली अवेलेबल नहीं करवाई जाएगी। और अरे जो है ये सेम डेटा टाइप कलेक्शन है। अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, जबकि लिंक के अंदर हमारे पास डिफरेंट एड्रेसेस हो सकते हैं, यानी आप इसको कह लेंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स के हवाले से अपने अंदर डेटा को स्टोर जो है वो कर सकता है। उसके आगे जनाब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि वाई वी कैन चेंज द साइज ऑफ लिस्ट आफ्टर इट्स क्रिएशन व्हेन वी कैन नॉट डू दिस इन सिंपल अरे। वो कह रहे हैं कि हम क्यों चेंज नहीं कर सकते किसी भी लिस्ट के साइज को जब हम एक दफ़ा सिंपल अरे को क्रिएट कर लेते हैं। तो सम हाउ ताहम आंसर विल बी सेम एज पार्ट 1। वो कह रहा है जिस तरह ये भी आपको पार्ट 1 दिया ना ये वाला, इसका आंसर बिल्कुल वही है कि अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। जबकि जो भी अगर हमने डेटा लिस्ट के अंदर स्टोर करना है तो वहाँ पे हमारे पास मुतलका ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं और हमारा डेटा वहाँ पर स्टोर हो जाता है। जो मैंने आपको पहले वाला समझाया वही वाला जवाब आप इसमें लिख दें तो आपको इंशाल्लाह नंबर जो है वो दे दिए जाएंगे। उसके आगे लास्ट पेपर है हमारा मिड टर्म का, और डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ऑफ प्योरिटी क्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और मैं आपको इसके बारे से खुद भी बताना चाह रहा था। अगर ये क्वेश्चन ना आता तो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो खुद बता देता, ये पेपर में ज़्यादा आता है। जो प्योरिटी क्यू होती है ना, इसका मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया था ना इज एम्प्टी ऑपरेशन का फंक्शन, तो ये यहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर प्योरिटी का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम बैंक में खड़े हुए हैं और हम अपना काम करवा रहे हैं। क्या होगा अगर कोई वज़ीर आज़म आ जाता है हमारे बैंक के अंदर या हमारी बैंक में ब्रांच में जहाँ पर हम अवेलेबल हैं, तो वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मुझे और आप तमाम तो लोगों को वहाँ से फारग कर देंगे या वहाँ से निकाल देंगे। तो ये जो है प्योरिटी दी जा रही है उस बंदे को जो कि जिसकी वजह से हमारी जो लाइन है उसको ख़त्म करवा दिया गया या हमें कहा गया कि आप थोड़ी देर प्लीज़ वेट करें। तो ये प्योरिटी है। प्योरिटी का मतलब ये होता है कि अब जब हम प्योरिटी देते हैं ना, वैसे तो हमारे पास जो क्यू है वो फीफो स्ट्रक्चर है, FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन अगर प्योरिटी की बात करें तो प्योरिटी में ये फीफो स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। प्योरिटी में सबसे पहले अगर हम जिसको प्योरिटी दे रहे हैं वो काम अपना करवाएगा और उसके बाद वो चला जाएगा, क्योंकि वो प्योरिटी वाला बंदा है, उसके पास फंक्शनैलिटी ज़्यादा है, उसके पास ऑपरेशन ज़्यादा हो रहे हैं। तो प्योरिटी के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम प्योरिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम जो क्यू का जो ऑपरेशन है या जो क्यू का रूल है फीफो का, उसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। उसके आगे आपने यूज़ करना है जी क्यू का, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ क्यूज़। हम क्यू को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमें फीफो स्ट्रक्चर चाहिए होता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का अगर हमें स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे हम जो है वो क्यू का डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। और ये डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पर अवेलेबल होता है जहाँ पर हमें ये कहना होता है कि जो बंदा पहले है उससे पहले काम कर दो, जो बंदा बाद में उसका बाद में काम किया जाए। जो मैंने आपको समझा दिया इसी को लिख दें इंशाल्लाह, यहाँ तक कि आपका पेपर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो डन करवा दिया जाएगा। उसके आगे हाउ वी कैन एवेल्यूएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। आप पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं, तो ईच ऑपरेटर, हर जो ऑपरेटर है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का वो रेफर किया जाएगा प्रीवियस टू ऑपरेंट से, यानी पिछले जो 2 ऑपरेंट्स होंगे उनके बाद वाला जो ऑपरेटर होगा। जिस तरह मैं आपको ये लिख के दिखाऊं तो A B प्लस, अब देखें प्लस वैसे इसके दरमियान आता है ना, तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में ये उसके बाद आया, 2 ऑपरेंड्स के बाद आया। तो यही आपको बता रहा है कि पिछले जो इससे पीछे लिखा जाएगा वो 2 ऑपरेंड होंगे और उसके बाद ऑपरेटर का साइन इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मोड एनीथिंग। उसके आगे ईच टाइम, हर दफ़ा वो रीड एन ऑपरेंड, हम ऑपरेंड को रीड करेंगे, वो पुश इट ऑन अ स्टैक, अगर हम स्टैक में इसको पुश करेंगे तो, ठीक है। और उसके आगे व्हेन वी रीच एन ऑपरेटर, जब हम ऑपरेटर पे पहुंचेंगे तो हम पॉप करेंगे 2 ऑपरेंड्स को फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। हम टॉप क्यों करें, क्योंकि ये लीफो है, नहीं लास्ट इन फर्स्ट आउट, और अप्लाई करेंगे ऑपरेटर को और पुश कर देंगे किसी भी रिजल्ट को। तो ये आपके कॉन्सेप्ट है जी। होपफुली तमाम से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने हैंडआउट्स को ज़रूर पढ़ना है, हैंडआउट्स को छोड़ना नहीं है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।